बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी एमएमई 3 की यानी कि एडवांस एमएमई की जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे बच्चों, अब तक मैं 2 लेक्चर आपके बेसिकली ले चुका हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक है हमारा 18.2, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। देखिए बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एक थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में, अगर हमारे पास वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, दो या दो से ज्यादा होते हैं, और कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट जो होंगे वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होंगे, ये कंफर्म गारंटी है। लेकिन कंस्ट्रेंट एक हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हर एक कंस्ट्रेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट, एक्चुअली लैम्डा, हमने डिफाइन किया था, जिसको हम लैग्रांजियन मल्टीप्लायर कह रहे थे। तो पिछली क्लास तक एक कंस्ट्रेंट था, तो एक लैम्डा था। आगे भी अभी कुछ टाइम तक एक ही कंस्ट्रेंट रहेगा, तो एक ही कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा रहेगा, जिसको आप लैग्रांजियन मल्टीप्लायर कहते हो। एक्चुअली जैसे तो हमने 1 सेकंड में कह दिया कि ये कांस्टेंट है, बट ये लैम्डा जो होता है वो एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होता। ये फंक्शन होता है उस सी का जो डिफाइन करता है आपके कंस्ट्रेंट को। कंस्ट्रेंट क्या लिया था हमने? जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो जो जी ऑफ एक्स वाई है, यानी कि कंस्ट्रेंट के पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि सी क्या होगा। एक्चुअली में सी हम अब तक कांस्टेंट मानते हुए चल रहे थे, तो लेमडा कांस्टेंट आ रहा था। बट एक्चुअली में अगर हम सी को वेरिएबल मान ले, कि जो सी है जो कि कांस्टेंट है, अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो कन्फर्म लेमडा की वैल्यू भी चेंज रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा जो है वो एक कांस्टेंट नहीं है। दिस मे बी, या दिस कंसीडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ सी। समझ गए? अब सी क्या है? आपका अवेलेबल मटेरियल होता है, या अवेलेबल बजट, मतलब बजट मतलब इनकम होता है। जैसे मान लीजिए आप बजट सेट पे अगर बात करें, तो बजट सेट आपका कंस्टेंट होता है। बजट सेट में आप देखते हैं कि P1x प्लस P2y इज लेस देन इक्वल टू m, या इक्वल टू m पे आप काम करते हैं। तो जो आपके थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में जो आपका बजट होता है, यानी कि आपकी इनकम होती है, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर हम इन मैथमेटिक्स इन जनरल उसको c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका जो लैग्रांजन मल्टीप्लायर होता है वो इस सी पर डिपेंड करता है। अब उसका इकोनॉमिकली क्या इंटरप्रिटेशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है लैम्डा, अगर वो सी का फंक्शन होता है, तो वो आज की हमारी क्लास है। तो टॉपिक क्या है? इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैग्रांजन मल्टीप्लायर। तो जो अब तक कांस्टेंट था, आज के बाद वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब सीन क्या है, देखिए। देखिए मेरे बच्चों, आप जब, सपोज हम एक फंक्शन ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इज टू बी ऑप्टिमाइज। ठीक है जी, ऑप्टिमाइज करना हमें, सच दैट जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? लैग्रांजियन लगाते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेट एक्स स्टार एंड वाई स्टार बी द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांजियस। ठीक है, तो ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है लैग्रांजियस का। तो एक्चुअली जब आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो जो एक्स स्टार होगा, जो वाई स्टार होगा, जो कि ऑप्टिमम वैल्यू दे रहा है लैग्रांजियन फंक्शन की, दीज आर मस्ट बी द फंक्शन ऑफ सी, सिंस एक्स स्टार विच इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ सी एंड वाई स्टार विच इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सी। ठीक है, सो लैम्डा विच इज इक्वल टू लैम्डा स्टार इज आल्सो द फंक्शन ऑफ सी। तो जो लैम्डा बनता है आपका, वो भी एक सी का फंक्शन बनेगा। अब जब सी का फंक्शन बनेगा, तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, थोड़ा समझाता हूं। देखिए, पुट एक्स स्टार एंड वाई स्टार इन एफ ऑफ एक्स वाई, वी गेट ऑप्टिमम वैल्यू
ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप समझिए, जब आपने ये कह दिया कि एक्स स्टार ऑप्टिमम वैल्यू देगा और वाई स्टार ऑप्टिमम वैल्यू देगा, तो अगर मैं इन दोनों को पुट कर दूं फंक्शन के अंदर, तो मुझे फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्टिमम वैल्यू किस पे मिलेगी? एक्स स्टार पे और वाई स्टार पे। तो मैंने क्या किया, लेट एफ स्टार एक्स स्टार वाई स्टार बी द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी। तो ऑप्टिमम वैल्यू मैंने मान ली कि एफ ऑफ एक्स वाई का जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो एफ स्टार एक्स स्टार वाई स्टार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि एक्स स्टार सी का फंक्शन है और वाई स्टार भी सी का फंक्शन है, तो क्या मैं ये कह दूं कि एफ स्टार सी इज नथिंग बट एफ स्टार एक्स स्टार सी कोमा वाई स्टार सी। अब आप इसको गौर से समझिए, एफ जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन था, आपने उसकी ऑप्टिमम वैल्यू निकाल ली। अब ऑप्टिमम वैल्यू डिपेंड करती है सी पर, तो एक्स स्टार और वाई स्टार सी का फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली जो आपकी ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन है वो सी का फंक्शन होगा। तो जो यहाँ पे मेरे बच्चों एफ स्टार सी है, एफ स्टार सी इज द ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन। एफ स्टार सी क्या है? ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर सी की वैल्यू को मैं चेंज करता हूं, तो आपका जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। समझिए, मैं फंक्शन की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए सी की वैल्यू 1 है और फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू है 3, तो वो कहता है कि अगर मैं सी की वैल्यू डबल कर दूं तो ऑप्टिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां से मुझे कुछ इकोनॉमिकली ऐसा सेंस मिल रहा है कि जो ऑप्टिमम वैल्यू है फंक्शन की वो सी पर डिपेंड करेगी। अब सी पर कैसे डिपेंड करेगी और लैम्डा का इसमें क्या रोल है, अब थोड़ा बात करते हैं। वो कहता है कि इफ योर एफ स्टार सी इज डिफरेंशिएबल। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू सी, क्योंकि एफ स्टार सी जो है वो एफ स्टार सी जो है वो सी का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल भी विद रेस्पेक्ट टू सी करोगे। तो कह रहा कि अगर ये डिफरेंशिएबल है, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ स्टार सी विद रेस्पेक्ट टू सी मस्ट बी लैम्डा सी, जिसको आप लैम्डा स्टार सी भी कहते हैं। इसका मतलब जो लैग्रांजन मल्टीप्लायर है लैम्डा, विच इज द फंक्शन ऑफ सी, दिस मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बी केयरफुल, एफ स्टार सी फंक्शन नहीं है एक्स और वाई का, ये फंक्शन है सी का, एंड दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन। कि जब ऑप्टिमम वैल्यू आपको मिलेगी तो कहां पे मिलेगी? एक्स स्टार वाई स्टार पे, और उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी सी पर। और अगर सी पे डिपेंड करेगी और मैं ये मान लूं कि फंक्शन ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, तो कंफर्म the derivative first derivative of this function is nothing but lambda c, which is lambda star c। आप जैसे मर्जी लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेरे बच्चों लैम्डा होता है, या सो कॉल्ड लैम्डा सी होता है, या सो कॉल्ड लैम्डा स्टार सी होता है, इसको हम शैडो प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपके टीचर ने ये शैडो प्राइस नाम की जो टर्म है ये डिफाइंड करी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये कहता है कि ये जो सिनेरियो आपने ऊपर बनाया ये तो कंटिन्यूअस फिनोमिना में सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी है, तो ऑब्वियसली बात है सारा सिनेरियो कंटिन्यूअस रहा होगा। बट अगर सिनेरियो डिस्क्रीट है तो क्या हो सकता है? तो क्या कह रहा है, इफ डीसी इज ए स्मॉल चेंज इन सी, मतलब सी के अंदर मैं बहुत छोटा स्मॉल चेंज करता हूं, देन
क्या हो जाएगा मेरा, एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार सी इज नथिंग बट लैम्डा सी इंटू डी सी। लेकिन ये तब है जब आपका डिस्क्रीट फिनोमिना है। अगर कंटिन्यूअस फिनोमिना होता तो आप डेरिवेटिव थिंग्स का यूज करते। तो कॉन्सेप्ट वही है, डेरिवेटिव शायद आपने यही देखा होगा, डेरिवेटिव का रूल यही है। अब अगर यहीं पे सिनेरियो कंटिन्यूअस होता तो डेरिवेटिव का रूल आप क्या लगाते, एफ स्टार सी प्लस डी सी माइनस एफ स्टार सी डिवाइडेड बाई डी सी का अगर आप लिमिट लगा देते कि डी सी अप्रोचिंग टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव बन जाती, और राइट हैंड साइड मैं ऑलरेडी लैम्डा सी लिख रहा हूं। तो जो ऊपर वाला रूल मैंने आपको दिखाया है, दिस वन, ये ही मेरे बच्चों बन जाता। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जिसको आप लैग्रांजन मल्टीप्लायर कह रहे थे वो इतना सिंपल नहीं है और वो कांस्टेंट भी नहीं है, वो गिवन वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट यानी कि सी के कोरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट है। बट अगर मैं सी को चेंज करूं तो लैम्डा के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो लैम्डा को यानी कि लैग्रांजन मल्टीप्लायर को सी का फंक्शन करती है। अब इसका इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज इन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ऑप्टिमम पॉइंट्स इज नथिंग बट लैम्डा सी। तो लैग्रांजन मल्टीप्लायर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है मेरे बच्चों। एग्जाम्पल क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक का, हेमंड की बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज करिए 10 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू वाई टू द पावर 1/3 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 2x प्लस 4y इज इक्वल टू m। तो यहां पे मैंने c ना लेके मेरे बच्चों m ले लिया। अब ऑप्टिमाइज करवा रहा हूं। तो इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले ए पार्ट है कि नेसेसरी कंडीशन निकालिए या नेसेसरी कंडीशन बताइए कहां पे ऑप्टिमा मिलेगा, और फिर जस्टिफाई करिए इस थ्योरम को जो अभी मैंने बताई। क्या थ्योरम है कि लैम्डा सी जो होगा दिस इज नथिंग बट द ऑप्टिमम वैल्यू का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू सी। आपको बताना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा मतलब टिपिकल टास्क इन चीजों में मेरे बच्चों नहीं होती, लेकिन ये वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्टिमम वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, यानी कि एक्स स्टार और वाई स्टार। और हम देखेंगे कि वो जो एक्स स्टार और वाई स्टार आ रही है वो एक्स स्टार वाई स्टार एम का फंक्शन है। फिर हम एफ स्टार निकालेंगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन बनेगा। फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे और देखेंगे कि डेरिवेटिव करने के बाद लैम्डा सी बन रहा है, तो हमें लैम्डा सी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, जिसको आप कह रहे थे कि सुधीर सर नेसेसरी कंडीशन। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए लैग्रांजियन विच इज एल इज इक्वल टू 10 एक्स टू द पावर 1/2 इंटू वाई टू द पावर 1/3 माइनस के लैम्डा 2x प्लस 4y माइनस के m। ये आपने बनाया, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू वॉट, 10 इंटू 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस के 1/2 वाई टू दी पावर 1/3 माइनस के 2 लैम्डा, पुट इट इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। नाउ डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू 10/3 एक्स टू दी पावर 1/2 वाई टू दी पावर माइनस के 2/3 माइनस के 4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, थर्ड वाला क्या होता है, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा, जो कि कंस्टेंट ही होता है। तो m माइनस 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब सिंपली आपको मैंने बता रखा है कि जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना मेरे बच्चों, इनको आप सोल्व करो, यहां से x और y के बीच में रिलेशन निकालो, उसको पुट करो तीसरी इक्वेशन में, लैम्डा के टर्म्स में x और y की वैल्यू आ जाएगी, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब आप पहले वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए और लैम्डा को राइट हैंड साइड में ले जाइएगा। तो क्या आपको मिलने वाला है, 5 एक्स टू दी पावर माइनस के 1/2 इंटू वाई टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 10/3
एक्स टू द पावर हाफ इंटू वाई टू द पावर माइनस के 2/3 विच इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 4 लैम्डा। नाउ दिस इज 1/2। ठीक है बेटा, बेसिकली हमने लैम्डा कैंसिल आउट कर दिया ताकि हम एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल सके। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपके सामने। तो कुल मिला के मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो 3y/2x इज इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा इसको मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आ गई x/3। और यही मैंने बोला था कि सबसे पहले आप x और y को के बीच में एक रिलेशन निकालिए। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 3, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 3 क्या थी, 2x + 4y ना, 2x + 4y, या रिवर्स ले लो, m-2x-4y, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 2x + 4y किसके बराबर है, 4 × y किसके बराबर है, x/3 इज इक्वल टू m। चलिए सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो 10x/3 इज इक्वल टू m। और थोड़ा सा सोल्व करेंगे मेरे बच्चों, x इज इक्वल टू 3m/10 आपको मिलेगा। तो जब x इज इक्वल टू 3m/10 मिल गया तो y किसके बराबर आ गया, m/10। क्यों, क्योंकि y जो है वो x/3 के बराबर है, तो m/10। तो अब आप एक चीज देखिए, एक्चुअली में ये जो x और y आए हैं, ये x और y नहीं है, ये है x* विच इज इक्वल टू 3m/10, और ये है y* विच इज इक्वल टू m/10। तो क्या चल रहा है, आपको आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर जो भी ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी वो 3m/10 और m/10 पर मिलने वाली है। तो यहाँ पे वो बात आपको थोड़ा देखने को मिल रही होगी कि सर जो आपका x* और y* है वो c का फंक्शन है, तो यहाँ पे x* और y* m का फंक्शन है। अब हमें ये शो करना होगा कि लैम्डा भी m का फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पुट ऑल x इज इक्वल टू x* एंड y इज इक्वल टू y* इन इक्वेशन 1। ऑप्टिमम वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा आपको। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, लैम्डा की टर्म्स में मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या मिलेगा मुझे मेरे बच्चों, मुझे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 एक्स टू द पावर माइनस के 1/2 इंटू वाई टू द पावर 1/3। इक्वेशन है मेरे पास। नाउ दिस इज इक्वल टू 5/2, एक्स की वैल्यू डालो 10/3m टू दी पावर हाफ। तो माइनस पावर हाफ थी तो मैंने वैल्यू को रिवर्स कर दिया तो पावर हाफ हो गई। अब y की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, m/10 टू दी पावर 1/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब मेरे बच्चों, अब मैं इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2 √3, 10 से 10 कैंसिल आउट होकर ऊपर चला जाएगा, इंटू 10/m, पावर ऐड हो जाएंगी 1/6। ठीक है जी, तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, 5/2 √3, 10/m, पावर 1/6। वैल्यू क्या आ रही है वो आज मैटरेबल थिंग नहीं है, क्योंकि वो पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है। मतलब ये है कि जो लैम्डा है वो m पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लैम्डा इज नथिंग बट लैम्डा m विच इज इक्वल टू 5/2 √3 इंटू 10/m टू दी पावर 1/6। तो ये लैम्डा हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इस जो लैम्डा की वैल्यू है वो c या m पे डिपेंड करेगी। अब इसके बी पार्ट को लेते हैं। वो कह रहा है कि वेरीफाई करिए। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, मुझे वेरीफाई करना है डी f*m/dm इज इक्वल टू लैम्डा m। ये मुझे वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले मुझे f*m निकालना पड़ेगा। f*m क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन है। सो f*m इज नथिंग बट f ऑफ x*y*। समझ गए होंगे क्यों। अब f ऑफ x* क्या है, फंक्शन क्या है मेरे पास मेरे बच्चों, 10 x टू द पावर हाफ y टू द पावर 1/3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू
10 × 3m/10 टू दी पावर 1/2। y किसके बराबर है? m/10 टू दी पावर 1/3। थोड़ा सा इसको सोल्व करोगे तो अंडर द रूट ऑफ 3 10 टू दी पावर 1/6 इंटू m टू दी पावर 5/6 बनने वाला है। तो ये ऑप्टिमम वैल्यू मेरे पास बन के आ गई कि भाई ऑप्टिमम वैल्यू इतनी मिलेगी। सो एफ स्टार एम आप लिखिए इसको, या आप एफ स्टार एक्स स्टार वाई स्टार लिखिए, जैसे मर्जी लिखिए। नाउ दिस मस्ट बी द फंक्शन ऑफ एम। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर स्टार डाल के छोड़ दो। अब जरा एक बार इसका एम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव एफ स्टार एम विद रेस्पेक्ट टू डी एम। तो √3 बिल्कुल पहले सेम रहेगा, 10 टू दी पावर 1/6 बिल्कुल सेम रहेगा, 5/6 इंटू m टू दी पावर -1/6। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 5/2 √3 इंटू 10/m टू दी पावर 6 ये बनेगा। एंड नाउ दिस इज नथिंग बट, अगर आप यहीं पे लिखें तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा, क्योंकि आइए लैम्डा का रूल। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ और लैम्डा यहाँ जो कि m का फंक्शन है बराबर है। तो मेरे बच्चों आप क्या कहोगे कि डेरिवेटिव ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू m इज नथिंग बट लैम्डा m। तो ये वेरीफाई हो गया। अब आपके एग्जाम में इसी टाइप का मेरे बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप वेरीफाई करिए वो जो थ्योरम है जो इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन है। अब मेन यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जब आप ऑप्टिमम वैल्यू निकाल लोगे जो कि आपके लिए अब तक कांस्टेंट थी, आज के बाद वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो आपका कंस्ट्रेंट फंक्शन था उसकी वैल्यू क्या है। और कंस्ट्रेंट फंक्शन का मतलब आपको पता है, जब हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं जिसको बजट सेट कहते हैं, तो बजट आप अपना अगर कम ज्यादा करोगे तो फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो ऑप्टिमम बंडल्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और उनकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? आपके बजट पे, यानी कि एम पे। तो वो जो एम चेंज हो रहा है, जिससे जिसके थ्रू एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं, जिसके थ्रू आपका ऑप्टिमम यूटिलिटी मैक्सिमम यूटिलिटी चेंज हो रही है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो लैग्रांजन मल्टीप्लायर लैम्डा से मेजर होता है, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्टिमम वैल्यू फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ योर बजट योर इनकम इज डिफरेंशिएबल। बस इतनी कंडीशन है, अदरवाइज मेरे बच्चों सब कुछ एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। मेरे बच्चों होप्सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही